So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो ब्लीडेड हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लीडेड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट। धीमी रोशनी के बीच डूबा हुआ जिंगशी इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग फेरोमोन के साथ भी भीगा हुआ था। साथ ही उन फोर्स्ड किस से आती हुई मौन भी उस जिंगशी में गूंज रही थी। विंग और वांगजी दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत फोर्सफुली किस कर रहे थे। दोनों के लिप्स सिंक में चल रहे थे, आइज क्लोज्ड थी और एक दूसरे की बॉडी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रैप्ड थी। लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे थे। वो एक दूसरे के और करीब आना चाहते थे। वांगजी ने विंग को अपने और करीब खींच लिया, वहीं दूसरी तरफ विंग ने भी सिक्योरली अपने हैंड्स को वांगजी की बॉडी के ऊपर रैप कर लिया था। दोनों की ही ब्रीदिंग हैवी थी, पर हंगर थी जो हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती चली जा रही थी। वो इंटेंस, पैशनेट और वार्म किस धीरे धीरे मैसी होता चला जा रहा था। सोल सकिंग होता चला जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को तब तक किस करते रहे जब तक कि ब्रीद आउट नहीं हो गए। लास्ट में जब विंग ने वांगजी को खुद से अलग किया तो दोनों ने अपने फॉरहेड्स को कनेक्ट कर लिया था। दोनों एक दूसरे की ब्रीदिंग में अभी भी इनहेल कर रहे थे। पर इससे पहले कि वांगजी कुछ भी कह पाता उसे अगेन फील हुआ कि विंग ने अगेन उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया है। बट इस बार सिर्फ कैप्चर ही नहीं किया था, बाइट कर लिया था उसके लोअर लिप के ऊपर, वो भी बहुत तेज। वांगजी को तुरंत अपने मुंह के अंदर ब्लड का मेटेलिक टेस्ट फील होता है। उसे समझ नहीं आया कि विंग ने अचानक से ऐसा क्यों किया। वो बस कंफ्यूजली विंग की आंखों में देख रहा था जो कि डार्क थी और वो उसे बहुत बुरी तरीके से स्टेयर कर रहा था। वांगजी ने अपने लिप्स के ऊपर हाथ लगाते हुए कहा, ये क्या था? विंग ने कहा, पनिशमेंट। वांगजी ने कहा, पनिशमेंट? विंग ने कहा, बिल्कुल, किसी को भी हक नहीं है मेरे अल्फा के बारे में कुछ भी कहने का। कोई भी कुछ नहीं कह सकता। उसे पनिश करना, बुरा बोलना, लव करना, चेरिश करना, प्रेज करना, हेट करना, कुछ भी करना सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, और किसी का भी कोई हक नहीं है उसके ऊपर, यहाँ तक कि तुम्हारा भी नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा, मेरे प्यार के बारे में ऐसा कहने की कि वो इम्प्योर है? कोई मेरे लव को इम्प्योर नहीं कर सकता, क्योंकि लव हमारी सोल से होता है और सोल तक पहुँचने के लिए सोल का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार कर सके? बताओ, है किसी के अंदर इतनी हिम्मत? लानजान, हांग वांग जुन, द ग्रेट किंग ऑफ गुसु। इस वक्त विंग की आंखें डार्क थी, वॉइस कोल्ड थी, हार्श थी, लेकिन इंटेंस थी। वांगजी की पूरी बॉडी के ऊपर एक गूज़बम्प्स फील हो गए थे जिस तरीके से विंग उसे देख रहा था। विंग ने अपनी थिन फिंगर से लानवांगजी के रोप्स को पहले लूज किया, फिर उसके रोप को उसके शोल्डर पे से नीचे कर दिया। अब वांगजी का बेयर शोल्डर विंग को कंप्लीटली नजर आ रहा था। विंग की निगाहें उसके शोल्डर के उस मीटिंग मार्क के ऊपर थी जो कि विंग ने उसे दिया था। वांगजी भी अपनी डार्क आइज के साथ विंग के हर एक्शन को नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे जैसे विंग अपनी फिंगर्स को वांगजी के उस मार्क के ऊपर मूव कर रहा था, वांगजी का पूरा शरीर शिवर कर रहा था। उसकी बॉडी में अलग सी सेंसेशन हो रही थी। धीरे धीरे उसकी ब्रीदिंग भी हैवी हो रही थी। उसने अपनी आइज क्लोज कर ली जैसे ही विंग की हॉट ब्रेथ उसे अपनी नेक के अराउंड महसूस हुई। वांगजी ने अपनी सिलेक्टिव और हॉट वॉइस में कहा, विंग। पर विंग ने वांगजी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि अगले ही पल विंग के वो हॉट लिप्स अब आकर वांगजी के उस बेयर शोल्डर पर ठहर चुके थे। वांगजी का पूरा शरीर तो जैसे मान लो कांप ही गया हो। विंग धीमे से लानवांगजी की उस बेयर नेक को सक करने लगा, उस मार्क को सक करने लगा जहां उसने वो बाइट मार्क दिया था। और वहीं दूसरी तरफ लानवांगजी इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। उसकी बॉडी में एक बर्निंग डिज़ायर बर्थ ले चुकी थी। वो डिज़ायर धीरे धीरे हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रही थी। विंग वांगजी की लैप में था और बहुत करीब था। उसकी हॉट ब्रेथ वो अपनी स्किन के ऊपर फील कर रहा था। वांगजी ने महसूस किया कि विंग ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया है। ये फेरोमोन सच में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थे, इतने टेम्पटिंग कि उसने लानवांगजी के अंदर के अल्फा को ग्रोल करने पर मजबूर कर दिया। वांगजी की आइज गोल्डन हो चुकी थी और उसकी पकड़ विंग की बॉडी के ऊपर उतनी ही टाइट हो गई थी। विंग ने उस मार्क को सक करते हुए धीमे से लानवांगजी के कानों में
अपनी हस्की वॉइस में कहा। मैंने कहा था ना, जब से मैंने तुम्हारे ऊपर ये मार्क दिया है तब से मैंने तुम्हें ओन कर लिया है। मेरा लव तुम्हारे लिए बाउंडलेस है। कोई भी बाउंड्री, कोई भी चीज़ इसे रोक नहीं सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती, दबा नहीं सकती, छीन नहीं सकती। तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक, उस हद तक भी जहाँ मैंने खुद को 16 साल तक उस अंधेरों में बंद कर लिया। एक ऐसी जगह खुद को कैद कर लिया जहाँ मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी रूह तुम्हारी रूह से प्यार करती है और तुम्हारी रूह मेरी रूह से प्यार करती है। हमें जिस्मों की ज़रूरत ना है, ना थी और ना कभी होगी। हांग वांग-जुन, अगर मुझे मौका मिला मैं दोबारा वही करूँगा जो मैंने 16 साल पहले किया। मुझे ना कभी इस चीज़ के लिए पछतावा है, न था और ना ही कभी रहेगा। और ये मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह सकता हूँ और तुम्हें वार्न करता हूँ कि आज के बाद ना तुम इस मसले को हम लोगों के बीच में लेकर आओगे, न तुम कभी पछतावा करोगे। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया मैंने अपने दिल से किया, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं इस पोजीशन में होता तो तुम भी मेरे लिए यही सब करते। और तुमने किया ना। वहाँ उस इंसेंट बर्नर के थ्रू उस जगह जाना आसान नहीं था। तुमने क्या दर्द महसूस किया होगा ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए आई वॉर्न यू हांग वांग-जुन, कभी भी खुद को कम मत समझना। ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है या किसी दबाव में आके ऐसा कुछ किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने किसी दबाव में आके नहीं किया। तुमने कहा तुम सेल्फिश हो, क्रूअल हो, कोल्ड हो, और मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा कि तुम सेल्फिश हो, तुम क्रूअल हो, तुम कोल्ड हो। तुम्हें नहीं पता वांग जी कि कितना मुश्किल होता था मेरे लिए तुम्हें देखना। उन ओमेगाओं के साथ हर रोज़ हर रात कितने घंटों तक मैं उस दर्द में जलता था, चीखता था, चिल्लाता था, खुद को नोचता था, चोट पहुंचाता था। वो दर्द सच में मुझे चीर देता था अंदर तक, क्योंकि मेरी सोल का एक हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर था। और जब तुम्हारा ये शरीर किसी और के करीब जाता था तो वो हिस्सा मुझे नोचता था, मेरे शरीर को तकलीफ़ पहुंचाता था, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि तुम किसी के करीब जाओ। पर इस बात के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि तुम और मैं उस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं थे। वो मेरी सोल की मिस्टेक थी। वो इनोसेंट थी, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो मजबूर थी, इसीलिए वो मुझे नुकसान पहुंचाती थी। पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी हांग वांग-जुन। ना आज से पहले मैंने तुमसे कभी कन्फेस किया था और ना ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। लेकिन आज के बाद अब विंग लानवांग जी के शोल्डर पर आ चुका था। उसने अपने फैंक्स को बाहर निकाला और लानवांग जी के उस बियर शोल्डर में बहुत बुरी तरीके से गड़ा दिया, इतनी अंदर तक गड़ा दिया कि लानवांग जी उस पेन को फील कर सकता था। पर उसने अपनी जुबान से एक भी लफ्ज़ बाहर नहीं निकाला, उसने उफ तक नहीं किया। वो विंग को जो करने देना चाहता था वो करने देने के लिए पूरी छूट दे रहा था। वो विंग के हर एक शब्द को अपने अंदर महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी पकड़ विंग के शरीर के ऊपर टाइट हो गई थी। वो विंग को अपने और करीब ले आया था, पर विंग के दांत अभी भी लानवांग जी के शोल्डर में ही थे। विंग ने अपने फैंग्स को बाहर निकालते हुए लानवांग जी के कान में अपनी डार्क वॉइस में कहा, आज के बाद इन फ्यूचर तुमने ऐसा कुछ भी किया, मुझे चीट करने के बारे में या मुझे धोखा देने के बारे में सोचा जैसा कि तुमने अभी कुछ समय पहले किया, तो आई स्वेर हांग वांग-जुन, ये ओमेगा तुम्हें बताएगा कि ब्रूटैलिटी क्या होती है। इतनी बुरी तरीके से मैं तुम्हें पनिश करूँगा, हर रोज़ तुम्हें पनिश करूँगा कि इन द एंड तुम मुझसे बैक करोगे मर्सी दिखाने के लिए, पर मैं कोई मर्सी नहीं करूँगा। और ये मेरा वादा है, ये विवोशियान का वादा है, याद रखना। इस वक्त विंग की बॉडी के अंदर से एक डार्क ऑरा एमिट हो रहा था। उसका डार्क स्मॉग उसे कम्प्लीटली कवर कर चुका था। उसकी आइज रेड थी, फैंग्स बाहर निकले हुए थे। इस वक्त वो डार्क, स्कैरी और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लग रहा था। पर हांग वांग-जुन को तो विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट, सेडक्टिव और टेम्पटिंग लग रहा था। वांग जी को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि विंग के सारे शब्दों ने, उसकी हरकतों ने, उसके टच ने एकाएक वांग जी की पूरी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन को दौड़ा दिया है। वांग जी के अंदर से भी एक वाइट लाइट एमिट होना शुरू हो चुकी थी। उसका ऑरा कंप्लीट वाइट हो गया था। उसकी बॉडी से आती हुई वाइट लाइट विंग के उस डार्क स्मॉग से जाकर कनेक्ट हो गई। एक सर्कल क्रिएट हो गया था और सर्कल के बीच में वो दोनों थे। वो दोनों एक दूसरे को इंटेंसली स्टेयर कर रहे थे। उनके लिप्स टाइट थे।
इमोशंस थे अनकंट्रोलेबल, अनस्टॉपेबल। इस वक्त पूरे जिंगशी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स रिलीज हो गए थे और उन फेरोमोन्स ने उन दोनों को एक दूसरे की चपेट में ले लिया। लान वांगजी की आंखें गोल्डन हो चुकी थी, उसके फैंग्स बाहर आ गए थे। उसने ग्रॉल करते हुए विंग को अपने और करीब किया और अब उनकी जो बीच की दूरी थी वो लगभग कहीं हवा में गायब हो गई। लान वांगजी ने फोर्सफुली विंग के लिप्स को कैप्चर किया और उन्हें ब्रूटली सक करने लगा। इतनी जोर से सक कर रहा था कि विंग तो एहसास हो रहा था कि लान वांगजी पूरी तरीके से उसकी सोल को बाहर निकालेगा। वो किस इतना ज़्यादा इंटेंस होता चला गया कि वो कब बेड पर पहुंच गए उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। लेयर बाय लेयर उन दोनों के ही रोप्स अब उनकी बॉडी से नीचे गिर चुके थे। दोनों एक दूसरे के सामने हाफ नेकेड थे। विंग की आइज लान वांगजी के उस परफेक्टली फिगर के ऊपर मूव कर रही थी। उसकी ग्रे आइज लान वांगजी को बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर के साथ देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी भी कुछ अलग नहीं था। वो भी विंग की उस मिल्की वाइट स्किन के अंदर जैसे खो गया था। विंग का सेंट वांगजी को पागल कर रहा था। वांगजी ने उन दोनों की सिचुएशन को फ्लिप किया। अब वांगजी विंग के ऊपर था। वो डिम लाइट उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी की तरह शाइन कर रही थी। लान वांगजी की गोल्डन आइज विंग को बेकाबू कर रही थी। विंग्स ने अपने हाथ को लान वांगजी की पूरी फिजिक के ऊपर फहराते हुए कहा, आई मिस यू सो मच अल्फा। लान वांगजी ने ग्रॉल करते हुए कहा, अल्फा। दोबारा कहो अल्फा, अपने अल्फा को बुलाओ। वांगजी अब विंग के बहुत करीब आ गया था। वो विंग की नेक को सक करने लगा, लिक करने लगा। उसके हाथ विंग की पूरी बॉडी के ऊपर मूव कर रहे थे। विंग ने वांगजी के ईयर्स के अंदर अपनी हस्की वॉइस में कहा, आई वॉन्ट यू अल्फा, आई वॉन्ट यू। वांगजी ने विंग की आंखों में देखा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। बिना एक भी इंच आगे बढ़े लान वांगजी ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, यू रियली वॉन्ट दिस। विंग ने अपनी सेडक्टिव स्माइल देते हुए कहा, यस आई वॉन्ट माई अल्फा। विंग के इस कन्फर्मेशन ने लान वांगजी के अंदर बचे हुए उस लास्ट थ्रेड को भी तोड़ दिया जो उसे कंट्रोल करे हुए था। इसके बाद उन दोनों की इमोन उस पूरी जिंगशी के अंदर गूंज चुकी थी। वो तब तक एक दूसरे के साथ लव मेकिंग में डूबते रहे जब तक कि वो पूरी तरीके से थक नहीं गए। विंग अभी भी वीक था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जा नहीं सकता था और वांगजी इस चीज़ को समझता था। कुछ राउंड्स के बाद दोनों एक दूसरे के बाहों के अंदर लेटे हुए थे। वो वार्मनेस, वो क्लोजनेस वो दोनों फील कर सकते थे। दोनों साइलेंट थे, बिल्कुल साइलेंट। और आज वो इस साइलेंस को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज की साइलेंस स्कैरी नहीं थी, अनकंफर्टेबल नहीं थी, इनकम्प्लीट नहीं थी, बल्कि आज की ये साइलेंस कंप्लीट थी, सूदिंग थी और बहुत ही ज़्यादा कामिंग थी। आज दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, एक दूसरे की एम्ब्रेस में खुद को इतना ज़्यादा फुलफिलिंग महसूस कर रहे थे, इतना ज़्यादा कंप्लीट महसूस कर रहे थे कि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस किया ही नहीं। ऐसा लग रहा था आज दो सोल एक दूसरे के लिए यार्निंग नहीं कर रही थी, एक दूसरे के लिए तड़प नहीं रही थी। आज ये दोनों सोल तो शरीर में होते हुए भी अपने आप को एक कंप्लीट महसूस कर रही थी। बेशक वो लोग दो डिफरेंट बॉडीज़ थी, लेकिन आज वो दोनों एक हो चुके थे, एक। और ये एक होना शायद उन दोनों को इससे ज़्यादा कंप्लीट कभी महसूस नहीं करा सकता था। आज ये रात बीतते बीतते अपने साथ बहुत कुछ ले गई थी। उन दोनों के जो अनकहे अल्फाज थे, अनकही बातें थी जो दोनों एक दूसरे के अंदर कब से दबा कर बैठे हुए थे। जो बोझ था दिल के ऊपर वो लगभग हट चुका था। बहुत सारी चीज़ें टूट गई थी, जुड़ गई थी, करीब आ गए थे। एक दूसरे के दर्द को ख़त्म कर कर अब वो शायद एक नई दिशा में देखने के लिए तैयार थे। जैसे ही हल्की सी सुबह ने आसमान के अंदर अपनी आंखें खोली थी, जिंगशी के अंदर वांगजी की आंखें खुल चुकी थी। सुबह का एहसास होते के साथ ही उसने हल्के से अपनी बॉडी को मूव किया तो देखा उसकी बॉडी के ऊपर एक वेट है। जब उसने अपनी निगाहों को दौड़ाया तो उसकी जान उसकी बाहों में लेटी हुई थी। विंग बहुत ही कामिंगली वांगजी के पास सो रहा था। वांगजी के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई विंग को इस तरीके से देखकर। वो बहुत देर तक विंग को ऐसे ही देखता रहा। उसका सोता हुआ चेहरा वांगजी के लिए शायद सबसे खूबसूरत सुबह के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। उसने सॉफ्टली विंग के क्राउन एरिया के ऊपर हल्का सा किस किया, उसकी बैक को अपने हाथों से मालिश किया। पर जैसे ही उसने अपने हाथों को विंग की बॉडी के ऊपर फहराया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वांगजी ने महसूस किया कि विंग का शरीर कितना ज़्यादा ठंडा है, कितना ठंडा। उसकी खुद की बॉडी से कंपेयर किया जाए तो विंग का ये टेम्परेचर कहीं ना कहीं वांगजी को डराने के लिए काफ़ी था। एकाएक उसके कानों में बाउसे सरेन की आवाज़ गूंज गई थी, जो कुछ भी उन्होंने कल रात को कहा था, और इस चीज़ ने वांगजी को सच में डरा दिया। वांगजी ने विंग को अपने और करीब किया, बहुत करीब।
उसके शरीर को अपने शरीर से लगभग इतना सटा लिया कि अब वो विंग की धड़कनों को बहुत करीब से सुन सकता था। उसकी आंखों में डर था, आंसू थे और हाथों में विंग था। वो कांप रहा था विंग को ऐसी हालत में देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ठंडक थी वो उसे ये बताने के लिए काफ़ी थी कि जितना सब कुछ वो ठीक महसूस कर रहा है उतना ठीक है नहीं। चीज़ें शांत हैं पर भविष्य में डर, तकलीफ उसका इंतज़ार कर रही है और ये तकलीफ उसे तोड़ देगी। जब तक वो आखिरी तक पहुंचेगा पता नहीं कितना तकलीफ और दर्द उसे महसूस होगा। वो चाह कर भी खुद को मना नहीं पा रहा था कि वो ये इमेजिन करे कि वो अपनी आंखें खोले और विंग उसकी दुनिया से जा चुका हो। वो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। चाहना तो दूर, ये सोच भी उसे कांपने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी थी। वांग जी ने अपने एक हाथ को विंग की स्पाइन के ऊपर रखा और उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पास करने लगा। वो बस अपनी आंखों में आंसू भरकर विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था और जितना हो सके उसे अपने करीब रखने की कोशिश कर रहा था। बस चाहता था कि विंग का ये टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए।